नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम भाषा अध्ययन व्याकरण का भाग देखेंगे, जिसमें हम अव्यय का वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, अव्यय किसे कहा जाता है, इसे आज समझने का प्रयोग करेंगे। ये जो प्रश्न है ये आपको 10वीं बोर्ड की पेपर में 1 अंक के लिए आता है और काफ़ी आसान होता है। अगर सभी छात्रों ने इसे ध्यानपूर्वक देखा तो ये आसानी से 1 मार्क को अर्जित कर सकते हैं। लेकिन अव्यय क्या होता है और उसका वाक्य में प्रयोग करने के लिए किस किस बातों पर ध्यान देना जरूरी है, वो हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे मित्रों। तो चलिए देखते हैं अव्यय का वाक्यों में प्रयोग। तो अव्यय यानी क्या होता है? इनडिक्लाइनेबल्स, इंग्लिश में उसे इनडिक्लाइनेबल्स कहते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई विकार नहीं होता। विकार यानी बदलाव नहीं होता। मतलब आप जैसे हम देखे हैं, इसमें 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। ठीक है, तो हम अविकारी शब्द के बारे में देखेंगे। ठीक है, ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, मतलब जो लिंग होता है उसके कारण या वचन होते हैं उसके कारण, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई विकार नहीं होता। विकार यानी बदलाव नहीं आता, उसे अव्यय कहलाते हैं। मतलब कोई फर्क नहीं गिरता, कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो, कोई भी कारक हो, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। ऐसी शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय। जैसे आज, कब, इधर, उधर, किंतु, परंतु, तब, और, अतः, इसलिए, थोड़ा, ये सब क्या है? ये अव्यय कहलाते हैं और इस पर आधारित आपको प्रश्न आता है। तो ये ध्यान में रखिए, जिसमें लिंग, वचन, कारक या पुरुष के आदि के कारण कोई बदलाव नहीं था, उसे अविकारी शब्द यानी अव्यय कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसे उन्होंने दिया है कि अव्यय के प्रकार, तो क्रिया विशेषण अव्यय है। अव्यय के 4 भेद होते हैं मित्रों। क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय व विस्मयादि बोधक अव्यय। ये जो है ये अविकारी शब्द के अव्यय होते हैं। और विकारी शब्द के अव्यय हमने देखे हैं, संज्ञा, ठीक है, विशेषण, क्रिया, ये सब जो होते हैं वो विकारी शब्द के लिए। लेकिन आज हम किस पर ध्यान देंगे? हम अविकारी शब्द पे। जैसे क्रिया विशेषण जो है अव्यय, इसे हम एडवर्ब भी कहते हैं इंग्लिश में। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, जो क्रिया है, जो मतलब वर्ब है, जो क्रिया यानी क्या? वर्ब की विशेषता बतलाते हैं, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। मतलब क्रिया जो कर रहे हैं उसमें और विशेषता और भर देते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो आज हवा तेज चल रही है, ये वाक्य है, आज हवा तेज चल रही है। तो चलना, ये जो है ये क्या है? ये क्रिया है। चलना क्या है? क्रिया है। लेकिन वो हवा कैसे चल रही है? तेज चल रही है। तेज क्या हो गया? फिर क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये जो चलना है, ये जो क्रिया है, इसकी में वो विशेषता, उसकी विशेषता बता रही है कि हवा चल रही है, लेकिन कैसी चल रही है? तेज चल रही है। तो इसे बोलते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। और चल है, ये जो है ये क्रिया है। ठीक है, समझे? क्रिया विशेषण अव्यय यानी क्या होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, अभी हमने क्रिया विशेषण अव्यय देखे हैं। संबंध सूचक अव्यय जो होता है, या संबंध बोधक भी कहते हैं इसे, संबंध बोधक या संबंध सूचक। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ ये दिखाता है। मतलब संज्ञा जो होती है या सर्वनाम होता है, उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दिखाता है। जैसे अभी हमारे घर के पीछे नदी बहती है। हमारे घर के पीछे जो है वो क्या हो गया? संबंध सूचक अव्यय हो गया। और हमेशा संबंध सूचक अव्यय दिखाने के लिए के का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए कौन से शब्द आते हैं? सामने, पास, बाद। तो ये संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। अभी समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो समुच्चय बोधक अव्यय जो शब्द या 2 शब्द का समुच्चय हो। समुच्चय यानी क्या? ग्रुप हो। 2 शब्दों या 2 वाक्यों का ग्रुप हो। मतलब 2 शब्द हो या 2 वाक्यों का ग्रुप हो। जैसे हम देखेंगे और, लेकिन, पर, परंतु, की, ये जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय में आते हैं। मतलब हम जैसे करते हैं 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 2 और 2 का संबंध बताते हैं, उसे समुच्चयार्थक अव्यय
कहते हैं। ठीक है, अभी विस्मयादि बोधक अव्यय यानी क्या होता है मित्रों? विस्मयादि बोधक यानी जो मानव के मन के भाव दर्शाता है, मतलब कभी खुशी दर्शाता है, कभी हर्ष दर्शाता है, कभी दुख दर्शाता है, कभी शोक दर्शाता है, कभी तिरस्कार दर्शाता है। उस समय हम विस्मयादि बोधक अव्यय का उपयोग करते हैं, जैसे ओ, वाह, अरे, बाप रे, काश, ओ कम्बक ने कितनी बेदर्दी से पीटा। तो ये इस प्रकार से जो वाक्य होते हैं जिसमें जो विस्मयादि बोधक का हम जो चिन्ह भी लगाते हैं उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो अव्यय के ये 4 रूप होते हैं। इसे हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं? अविकारी शब्द। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लिंग या वचन या कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसे अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी हम अव्यय को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं राम कल पढ़ेगा, राम कल पढ़ेगा। तो राम जो है कर्ता है, ठीक है। पढ़ेगा क्या है? क्रिया है। राम कल पढ़ेगा, ठीक है। जो कल है ये क्या है? ये अव्यय है। तो राम कल पढ़ेगा, इसमें अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। होगा क्या? कर्ता या क्रिया के कारण अव्यय में कोई भी बदलाव नहीं। या सीता कल पढ़ेगी, इसमें भी देखो ये स्त्रीलिंग है, पढ़ेगी क्रिया है, लेकिन कल पढ़ेगी, तो ये कल पर कोई भी परिणाम नहीं पड़ रहा है। लड़के कल पढ़ेंगे, वे कल पढ़ेंगे। तो ये जो है वे, राम, ये सब क्या है? विकारी शब्द है। और ये क्या है? कल, ये अविकारी शब्द है, क्योंकि इसमें कोई भी परिवर्तन लिंग के कारण या क्रिया के कारण या वचन के कारण हो नहीं रहा है, या कर्ता के कारण या क्रिया के कारण कोई भी बदल नहीं हो रहा है। इसे अविकारी शब्द कहते हैं। ये पढ़ेंगे जो है ये क्रिया है, ये भी विकारी शब्द है। ये सब विकारी शब्द है। और ये बीच के जो है कल, यह अविकारी होते हैं, जिसमें किसी भी लिंग के कारण, किसी भी वचन के कारण, किसी भी संज्ञा के कारण, सर्वनाम के कारण, विशेषण के कारण या क्रिया के कारण कोई भी बदलाव नहीं होते हैं। ठीक है, तो मित्रों आप देखो इस प्रकार का प्रश्न आपको आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक अव्यय का वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक ही का करना है, लेकिन मेरी सलाह मानोगे तो आप दोनों का भी कीजिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम क्या होता है कि कुछ विराम चिन्हों में गलतियां कर देते हैं, ठीक है, या वाक्य रचना में गलतियां कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सरल वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए, संयुक्त वाक्य मत बनाएं, मतलब एक से मिलाकर दूसरा वाक्य मत बनाइए, सरल ईजी वाक्य बनाएं, ताकि आपको पढ़ने में और मार्क मिलने में आसानी हो। तो इस प्रकार के 2 वाक्य आएंगे, आपको दोनों का भी क्या करना है? अर्थपूर्ण वाक्य, अर्थपूर्ण करना है, जिसका कोई तभी अर्थ हो, इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करना है मित्रों। ठीक है, देखते हैं आगे। अभी हमें देखना है मित्रों, अव्यय का वाक्यों में प्रयोग करते समय ध्यान में रखने योग्य बात है। क्या क्या चीज़ें हमें वाक्यों में प्रयोग करते समय ध्यान में रखने हैं मित्रों, वो हमें देखना है। ठीक है, हमें क्या क्या देखना है वो हम देखेंगे। तो देखिए, पहला, अव्यय शब्द का अर्थ समझकर प्रयोग कीजिए। मतलब अव्यय जो शब्द है इसका अर्थ समझकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अभी आप सोचोगे अव्यय के क्या समझना है, आसान तो होता है, हम आसानी से कर सकते हैं, तो नहीं, ये आसानी से नहीं होता है मित्रों। मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से इसमें हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो वाक्य अर्थपूर्ण होना जरूरी है, ये पहला मुद्दा। दूसरा, वाक्य अर्थपूर्ण, जो भी आप वाक्य बनाओगे ना दोस्तों, वो अर्थपूर्ण होना जरूरी है। अगर अर्थपूर्ण नहीं है तो उसका कोई भी मतलब होगा नहीं। तीसरा जो है पॉइंट, सरल या छोटा वाक्य बनाए, मतलब छोटा और सरल, मतलब बहुत ही आसानी से एक ही सेंटेंस में वाक्य बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा वाक्य हमें बनाने की आवश्यकता नहीं। सरल हो, जो समझने में आसान हो, उस प्रकार का वाक्य बनाइए। आवश्यकता हो तो ही संयुक्त वाक्य बनाएं। संयुक्त वाक्य बनाने की वैसी तो कोई ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन आवश्यकता हो तो ही संयुक्त वाक्य यानी 2 वाक्य मिलाकर जो वाक्य बनाते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, अव्यय शब्द का अर्थ समझकर प्रयोग किया, मतलब ये अव्यय शब्द जो दिया है इसका अर्थ समझना जरूरी होता है। वाक्य में जिस अव्यय शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है, ये इतना ज़रूरी नहीं है।
वाक्य में विराम चिन्हों का सही उपयोग कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही उपयोग नहीं करोगे तो आपके अंक कटेंगे। जहाँ प्रश्न चिन्ह है वहाँ प्रश्न चिन्ह देना होगा, जहाँ विस्मयादि बोधक का अव्यय है वहाँ पे वो देना होगा। उसे अधोरेखित करना आवश्यक है, मतलब जो भी आप शब्द बनाओगे जिसके आधार पर शब्द बना रहे हो, जैसे पास है, ठीक है, जैसे पास दिया है आपको अव्यय, इस पर आधारित शब्द बनाना है। तो ये जब वाक्य बनाओगे और उस वाक्य में पास का उपयोग करोगे तो पास को अधोरेखित करना है। अधोरेखित यानी अंडरलाइन करना ज़रूरी है, नहीं तो आधा मार्क आपका कट सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो हमें परीक्षा में ध्यान में देनी है, ध्यान में रखनी है, ताकि हमारे मार्क ना कटे दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अभी हम समझेंगे दोस्तों, वाक्य में के सर्वनाम का प्रयोग ना करें तो अच्छा है। वाक्य में मित्रों सर्वनाम का प्रयोग ना करें, क्यों ना करें मैं आपको बताऊंगा, तो अच्छा है। जैसे अभी अव्यय दिया आपको, अभी मैंने कहा है कि अव्यय को ठीक से समझना है, अगर नहीं समझेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे। तो ये वाक्य ध्यानपूर्वक देखिए, तो आपकी जो भी दिमाग में जो भी मतलब कन्फ्यूजन है, जो जिस भी आपको संभ्रम हो रहा है वो आपका दूर हो जाएगा। वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग ना करें तो अच्छा, मतलब थोड़ा सा टालिए इसको, ठीक है, टालना है इसे अपने को, ठीक है, टालो। अव्यय पास है, तो अभी क्या होता है पास, यानी हम देखते हैं। तो हमने वाक्य बनाया है, यहाँ पे उदाहरण देखिए, ये आपको अव्यय आया है पास, ठीक है, आपको अभी देखना है। मेरे घर के पास आम का पेड़ है, ठीक है, राजेश के घर के पास आम का पेड़ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मेरे घर के पास आम का पेड़ है, तो ये सर्वनाम है, मेरे घर के पास आम का पेड़ है। और राजेश के घर के पास आम का पेड़ है, ये संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ हमें ये पता नहीं चल रहा है कि किसके घर के पास आम का पेड़ है, जिस वजह से ये वाक्य उतना उचित नहीं लग रहा है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि सर्वनाम का उपयोग ना ही करो तो अच्छा है, कम ही करो तो अच्छा है। आप इस प्रकार से कर सकते हो कि राजेश के घर के पास आम का पेड़ है, ये वाक्य समझ में भी आता है और किसके बारे में हम बता रहे हैं उसका भी हमें सही बोध होता है। इस वजह से सर्वनाम का उपयोग टालिए और संज्ञा का उपयोग करने का प्रयत्न कीजिए कि राजेश के घर के पास आम का पेड़ है। इसमें हमें पूरी तरह से पता होता है कि किसके घर के पास आम का पेड़ है, ठीक है। ये एक बात देखिए, सर्वनाम का ये टालिए, उपयोग टालिए, ठीक है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बातें पर ध्यान दो दोस्तों कि राजेश परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो गया। तो ये जो वाक्य है आपको सही लग रहा होगा, है कि नहीं, सही है ना, राजेश परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो गया, लेकिन ये गलत उत्तर है मित्रों, क्योंकि हमें अव्यय को ठीक से समझना है, तभी हमको उसका अर्थपूर्ण वाक्य करना है, मैंने आपको बताया। तो राजेश परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो गया, ये पास जो है, ये जो शब्द है ये अंग्रेजी शब्द है मित्रों। हमें यहाँ पर उत्तीर्ण शब्द होना चाहिए, जो अगर हम हिंदी देखें तो हम हिंदी में उत्तीर्ण कहते हैं, ठीक है। इस वजह से हमें जो भी अव्यय है उसे ध्यानपूर्वक समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि मैंने तो सही लिख लिया, उसका वो सही से अव्यय को वाक्य में भी उपयोग कर लिया, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो शब्द है ये एक्चुअल में हिंदी शब्द नहीं होके अंग्रेजी शब्द है। इसे हिंदी जो उचित शब्द है वो उत्तीर्ण होता है, इस वजह से ये वाक्य आपका गलत होगा और आपके जो अंक है वो भी कट जाएंगे, ठीक है। तो उसका सही उपयोग ये होगा कि राजेश के घर के पास आम का पेड़ है, ये उसका सही उपयोग है, राजेश के घर के पास। ये पास यानी नज़दीक, पास यानी क्या आता है, नज़दीक, हिंदी में पास यानी नज़दीक। तो राजेश के घर के पास आम का पेड़ है, ये उसका सही उपयोग होगा दोस्तों। तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि हम सोचते हैं पास पास, तो ये पास जो है वो अलग है और हिंदी में जो पास कहते हैं उसे उत्तीर्ण। तो ऐसी कई शब्द है, जैसी और है और है, ठीक है। ये और मतलब इस तरफ है, ये और मतलब अथवा है, ठीक है, इसके अलावा। तो इस प्रकार का ध्यान देना चाहिए हमें मित्रों। और सरल वाक्य बनाइए मित्रों, मैंने आपको कहा है कि सरल या छोटा वाक्य बनाइए। देखिए अभी और है, और यानी इस तरफ, राजेश के साथ मैं घूम रहा था, तब अचानक राजेश कुत्ते की ओर बढ़ता दिखाई दिया, और बढ़ता दिखाई दिया। यह वाक्य सही है, कोई गलती नहीं है, लेकिन गलतियाँ हो सकती है अगर आपने इसमें विराम चिन्हों का गलत उपयोग कर दिया या
जो वेलांटी वगैरह है, जो लिखने की सही भाषा है उसका गलती कर दी, तो आपका जो इतना बड़ा वाक्य लिखा है वो भी गलत हो सकता है। अभी ये सही है लेकिन हो सकता है। इस वजह से सरल और छोटे वाक्य का प्रयोग कीजिए मित्रों, ताकि आपको गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। जैसी राजेश कुत्ते की ओर बढ़ रहा था, तो मैंने क्या कहा, राजेश कुत्ते की ओर बढ़ रहा था। तो ये सही वाक्य है, सरल है, छोटा है, समझने में भी आसानी है और आपको इसके में पूरे में से पूरे अंक मिले। और यानी एक तरफ, ठीक है। और जो और है उसे मैंने क्या कहा था आपको, अथवा, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिए और सरल वाक्य का उपयोग कीजिए दोस्तों। ज़्यादा कन्फ्यूजिंग संयुक्त वाक्य का उपयोग करना टालिए इसमें, ठीक है। और आखिरी बात मित्रों, इस पे वाक्य में जिस अव्यय शब्द का प्रयोग किया है उसे अधोरेखित करना आवश्यक है। अधोरेखित यानी अंडरलाइन करना आवश्यक है मित्रों। जैसे राजेश कुत्ते की ओर बढ़ रहा था, अगर आपको यहाँ पर फिर अंडरलाइन देना है, जो भी शब्द आपको अव्यय दिया है उस अव्यय का जिसका आप वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं उसको, उस अव्यय को आपको अंडरलाइन करना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे हम भूल जाते हैं गड़बड़ी में, तो इसे हमें भूलना नहीं है। तो इस प्रकार से हमने अव्यय के बारे में आज जानकारी ली है। अव्यय यानी विकारी शब्द, अविकारी शब्द जो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें लिंग के आधार पर या क्रिया के आधार पर कोई बदलाव नहीं होते हैं, उसे वचन के आधार पर कोई बदलाव नहीं होते हैं, उसे अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। जो 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय जो क्रियाओं की विशेषता बताते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय जो जोड़ते हैं वाक्यों को, संज्ञा को, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय जो है वो हमने आज देखे हैं, ठीक है। तो ये एक प्रश्न है 1 मार्क के लिए, जिसमें आपको दोनों ही उदाहरण छुड़ाने के हैं मित्रों, ठीक है। धन्यवाद।